हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम एनआईएस समरी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग एनआईएस की जो डीएलएड की बुक है उनकी समरी तैयार कर रहे हैं, जो कि DTET+V में यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलते हैं। या आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पेडागोजी सेक्शन के लिए इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 507 कोर्स का यूनिट 7। एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसमें करीब 10 कोर्स दे रखे हैं। तो हमने इससे पहले 501, 502 एंड 506 ये तीनों कंप्लीट कर लिए हैं पूरे। अभी हम लोग का 507 चल रहा है। चैप्टर का नाम है शिक्षक का नेतृत्व। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वैकेंसी भी जल्दी आने को मिल सकती है, तो फिर तैयारी करते रहिए। तो चैप्टर का नाम क्या था? शिक्षक का नेतृत्व, लीडरशिप। देखिए, हम एज अ टीचर से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अच्छा लीडर भी हो। तो उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या, कौन कौन सी शैलियाँ होती हैं नेतृत्व की, नेता का क्या कार्य होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। उसके साथ में यहाँ से कुछ डेफिनेशन भी देखने को मिलती है, तो उन डेफिनेशन को भी हम शॉर्टकट वे में तैयार करेंगे। वॉरेन बेनिस ने डेफिनेशन दी है नेतृत्व की। नेतृत्व स्वयं को जानने, एक दृष्टि जो अच्छी तरह संप्रेषित संयोगियों से विश्वास और प्रभावी एक्शन। अभी इसको मैंने शॉर्टकट में लिखा, पूरी डेफिनेशन नहीं याद करनी होती है, कीवर्ड्स पकड़ना है और ऑप्शन दे करके वहाँ पे आप टिक कर दोगे। तो यहाँ पे वॉरेन बेनिस कह रहे हैं कि नेतृत्व का मतलब होता है कि पहले तो आप खुद को जान लो, फिर एक ऐसा विज़न तैयार करना जिसमें आप अच्छी तरीके से अपनी बात को संप्रेषित कर रहे हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो, दूसरे की बात को समझ पा रहे हो, सहयोगियों में जो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं उनमें विश्वास कर पा रहे हो और इफेक्टिव एक्शन ले पा रहे हो। ठीक है, यह परिभाषा व्यक्तिगत क्षमता पर केंद्रित है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाए कि वॉरेन बेनिस की जो डेफिनेशन है वो किस पे केंद्रित है, तो नेता के व्यक्तिगत क्षमता पे, जो इंडिविजुअल कैपेबिलिटी है उस पे केंद्रित है। ठीक है, एलन केथ ने डेफिनेशन दी है, क्रिएटिंग अ वे फॉर पीपल टू मेकिंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैपन। ये क्या है, किसकी डेफिनेशन है? लीडर की डेफिनेशन है। लीडर इज़ अ, या लीडरशिप इज़ अ क्रिएटिंग अ वे, एक रास्ता तैयार करना लोगों के लिए, तरीका तैयार करना ताकि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सके। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैपन किसने कहा था? एलन केथ ने कहा था। ठीक है, कि ये एक लीडरशिप एक तरीका होता है जिससे लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकें। अब यहाँ पे 4 एस्पेक्ट आते हैं लीडरशिप के, इन्हीं दोनों डेफिनेशन से निकल के आया हुआ है कि फ्रॉम these two definition there are 4 aspect of leadership। 4 एस्पेक्ट, 4 पहलू देखने को मिलते हैं। पहला होता है संबंध, दूसरा है आपसी प्रभाव, थर्ड है सामान्य उद्देश्य एंड फोर्थ वन इज समन्वयकारी। तो अब इनको हम बारी बारी से जानते हैं, क्योंकि इनको भी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन हम समझ लेते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे लीडरशिप में संबंध होना ज़रूरी है। संबंध किसके बीच का? नेता और जो लोग हैं। नेता मतलब लीडरशिप और लीडर, और जो लोग हैं जिनके ऊपर वो नेता बना हुआ है, लीडर बना हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम शिक्षक की बात करें, तो अगर ये शिक्षक है या प्रधानाध्यापक है, तो लोगों में क्या आ जाएगा? समुदाय और विद्यार्थी आ जाएगा। तो उनके बीच में कोई संबंध होता है ना, शिक्षक और समुदाय के बीच में, या फिर समुदाय की जगह हम विद्यार्थी भी ले सकते हैं। तो ये संबंध इंपॉर्टेंट होता है। आपसी प्रभाव, आपसी प्रभाव का मतलब है कि एक दूसरे पे दोनों का इम्पैक्ट पड़ता है। नेता जो लीडर है, शिक्षक है, वो अपना प्रभाव बच्चों पे डालेगा, सेम टाइम पे बच्चों का प्रभाव भी टीचर पे पड़ता है। समान उद्देश्य, जिस उद्देश्य के उस जैसे अगर हम शिक्षक है, तो शिक्षक क्लास में क्या करने आ रहा है? शिक्षा देने के लिए, पढ़ाने के लिए, अधिगम कराने के लिए। कॉमन पर्पज़ है ना, तो इन यहाँ पे कॉमन पर्पज़ का होना ज़रूरी होता है कि समान उद्देश्य होता है जिसके कारण लोगों को लाभ देने के लिए कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और नेता बना है। समन्वयकारी यानी कि कोलैबोरेटर्स, जो उस लीडर को लीडरशिप करने में हेल्प करते हैं, एक लक्ष्य को प्राप्त करने में नेता की जो मदद करते हैं, लीडर की जो मदद करते हैं, उनको हम बोलते हैं समन्वयकारी, कोलैबोरेटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन आती है, केन ऑगबोनिया। ठीक है, केन ऑगबोनिया ने डेफिनेशन दी थी कि, अब यहाँ पे ये डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी है, केवल कीवर्ड्स लिख दिए हैं कि सफलतापूर्वक एकीकृत करना है। मतलब लीडरशिप एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम सफलतापूर्वक एकीकृत, इंटीग्रेट करते हैं। उपलब्ध संसाधनों को उच्चतम सीमा तक बढ़ाना, मतलब आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना उसका। ठीक है, मैक्सिमम उसको बढ़ाना। और थर्ड है पर्यावरण एवं संगठनात्मक या सामाजिक लक्ष्यों को
पे ध्यान देना, ठीक है, या फिर उनको एकीकृत करना, ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे इनको समझते हैं कि इन 3 पॉइंट्स में है क्या, कि इन्होंने कहा कि अगर जब हम बात करते हैं, ये इंग्लिश में भी दे दिया गया कि सक्सेसफुली इंटीग्रेट मैक्सिमाइज अवेलेबल रिसोर्सेज एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी गोल्स, ये सारी चीज़ें लीडरशिप में ध्यान दी जाती हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि आंतरिक और बाह्य पर्यावरण की, तो इसमें क्या आ जाता है, विद्यालय और समुदाय आ जाता है। याद रखिएगा कि अगर हम इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो इन्वायरमेंट में विद्यालय और समुदाय आ जाएगा। और यहाँ पे लक्ष्यों की ओर निर्देशित किया जाता है कि लीडरशिप क्या करेगा, लीडरशिप ये जो संगठन के लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए अपना बेस्ट करता है या अपनी कोशिश करता है, और उसमें पूरा कोलैबोरेशन होता है लोगों का और लोगों का भी, और संबंध, ये जो 4 पॉइंट है ना, इन सब की कारण ही वो चीज़ें संभव हो पाती है। अब यहाँ पे कुछ नेता की डेफिनेशन दे रखी है कि लीडर जो होता है सामान्यतः प्रकृति से उत्पादी होता है, मतलब एक जो लीडर होगा ना वो प्रोडक्टिव होगा, वो हमेशा जो सीमित चीज़ें भी हैं उनसे अच्छा से अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करता है, ठीक है, अपने कार्यों को कौशल के साथ करते हैं, यानी कि स्किल, इसीलिए कहते हैं कि टीचर्स के पास स्किल होनी चाहिए, क्योंकि अपने कार्यों को स्किल बेस्ड वो अपनी स्किल का भरपूर यूज़ करते हैं, कम खर्च पे, यानी कि खर्चा भी कम हो और फ़ायदा भी ज़्यादा मिल सके, अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं। लोगों का अंदाज़ा लगाने में कि लोगों का क्या नज़रिया है, क्या पॉइंट है, क्या व्यू है, वो जानने में वो बहुत अच्छे होते हैं। संप्रेषण करने में, कम्युनिकेट करने में, अपनी बात को रखने में, दूसरे की बात समझने में काफ़ी बेहतर होते हैं। वातावरण सृजित करने में, ऐसा वातावरण बनाने में ताकि वो जो उनका लक्ष्य है वो लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लें, और स्वयं के व्यवहार का अनुकूलन कर लेते हैं, मतलब अडेप्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो वो बहुत रिजिड नहीं रहते हैं। अगर उनको आवश्यकता लगती है, जो एक गुड लीडर होता है ना, अगर उनको कोई आवश्यकता लगती है तो अपनी पर्सनैलिटी में, अपने बिहेवियर में वो थोड़ा सा चेंज भी लाते हैं, सो दैट वो ईजिली अपने आउटकम को प्राप्त कर लें, ठीक है। तो ये हो जाती है नेता की कुछ विशेषताएं। अब हम जानेंगे यहाँ पे नेतृत्व बनाम प्रबंधन, यानी कि लीडरशिप वर्सेस मैनेजमेंट। यहाँ पे दोनों के बारे में दोनों का डिफरेंस हमको पढ़ना है कि प्रबंधन और नेतृत्व में क्या फ़र्क होता है। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रिंसिपल है, ठीक है, तो प्रिंसिपल जो है वो मैनेजमेंट भी करेगा एंड लीडरशिप भी करेगा। तो जब मैनेजमेंट करेगा तो उस टाइम उसका पूरा ध्यान रहता है योजना करने पे, कैसे वो प्लानिंग करे, जो उसके पास रिसोर्सेज उनकी प्लानिंग करना, यूज़ करना नहीं, पहले प्लानिंग करना, उसको संगठन करना, उसको मतलब सही रूप देना, या निरंतर कार्यों के माध्यम से संस्थान के लक्ष्यों को प्राप्त करना, या फिर कंट्रोलिंग वे में एकदम काम करते हुए और संस्थान के जो इंस्टीट्यूट है उसको और ऊंचाइयों तक लेके जाना, या उसके जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने। तो आप ओवरऑल ये सोच सकते हो कि प्रबंधन में लक्ष्यों के प्राप्त करने पे बहुत ध्यान दिया जाता है, जबकि नेतृत्व में क्या होता है कि इंटरपर्सनल पहलुओं पे से संबंध होता है। इंटरपर्सनल का मतलब आप लीडर हो तो किसके लीडर हो, जिस इंस्टीट्यूट में हो उस इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं उन्हीं के तो लीडर हैं आप। तो उन लोगों पे से आप संबद्ध होगे, उन लोगों से आप कहीं ना कहीं रिलेट करोगे। तो इसीलिए यहाँ पे इंटरपर्सनल एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जाता है। इंटरपर्सनल का मतलब अन्य लोगों के साथ जो इंट्रैक्शन होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एज ए लीडर वो क्या करेगा, उनको इनकरेज करेगा, मोटिवेट करेगा, उनको प्रभावित करेगा, इच्छित परिवर्तन लाने के आप मतलब जो चाहता है परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा है वो परिवर्तन ला सकेगा, या उनके अकॉर्डिंग अपने आप को भी अडेप्ट करेगा। अगर मान लीजिए कि अगर अच्छा लीडर वही होता है, अभी हम जानेंगे कि लीडर के जो कार्य होते हैं उनमें हम देखेंगे कितने टाइप की स्टाइल होती है। तो एक होता है कि बहुत ऑटोक्रेटिक होता है, वो अपनी बात थोप देता है। एक होता है कि बहुत ईजी टूइंग होता है। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग जानेंगे, लेकिन आई होप आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि प्रबंधन में ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ की वर्ड्स हैं। अब ये याद रखोगे, यहाँ से आपका आंसर सही हो जाएगा। योजना करने में, संगठन करने में, निरंतर कार्यों के माध्यम से और संस्थान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में। अब यहाँ पे विलियम जी, इन्होंने प्रबंधन और हृदय में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन दिया था, मतलब कि कैसे एक दूसरे से थोड़ा सा चेंज है। तो अब यहाँ पे मैं गलती कर दी थी एक्चुअली मैंने लिखने में, तो मैंने 1-2 मार्क कर दिया। तो समन्वय और यहाँ पे गतिशीलता, मतलब यहाँ पे हाँ, तो मैं यहाँ पे बता रही थी कि कैसे डिफरेंसेस देखे जाते हैं प्रबंधन और नेतृत्व में। तो ये मस्तिष्क के
से रिलेटेड होता है, ये हार्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले समन्वय, अगर प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन में समन्वय किया जाता है, कोऑर्डिनेशन बैठाया जाता है, जबकि यहाँ पे गतिशीलता होती है। ठीक है, ये डिफरेंस में है, इसलिए मैंने 1-1 लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या है, अगर कोऑर्डिनेशन है तो यहाँ मोबिलाइजेशन होगा, यहाँ कैलकुलेशन पे ध्यान दिया जाता है, डेटा के कैलकुलेशन पे, तो यहाँ पे धैर्य पे जो पेशेंस होता है उस पर ध्यान दिया जाता है। योजना और निर्देशन पे यहाँ ध्यान दिया जाता है, तो यहाँ पे पेस एंड डायरेक्शन पे ध्यान दिया जाता है, मतलब गति और निर्देश जाएगा। यहाँ प्लानिंग और डायरेक्शन पे, यहाँ पेस और डायरेक्शन पे ध्यान दिया जाएगा। यहाँ जोखिम का प्रबंध करने पे ध्यान दिया जाता है, जो रिस्क है उसका मैनेजमेंट करने पे ध्यान दिया जाता है, और जबकि यहाँ खुद ही रिस्क ले लिया जाता है। अब ये फ़र्क देखा ना आपने कि यहाँ पे क्या होता है कि मैनेजिंग रिस्क होता है, जबकि यहाँ पे टेकिंग रिस्क होता है। संसाधनों का प्रबंधन, यहाँ पे मैनेजिंग रिसोर्सेज को मैनेज करने पे ध्यान दिया जाता है, जबकि यहाँ पे क्या किया जाता है, लीडिंग टैलेंट यानी कि प्रतिभा का नेतृत्व करने या प्रतिभा को निखारने पे ध्यान दिया जाता है। एक और डिफरेंस है वो याद रखिएगा, कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है, जो मैंने बताया भी ऊपर देखिए, यहाँ पे जो कीवर्ड्स में था नियंत्रण वाला, तो यहाँ पे नियंत्रण किया जाता है तो कंट्रोल हो गया, और जबकि यहाँ पे मोटिवेट किया जाता है। तो ये आपके डिफरेंस हो गए। ये कीवर्ड से ही आपका यहाँ से आंसर क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है तो यहाँ मोबिलाइजेशन होता है, यहाँ कैलकुलेशन होता है तो यहाँ पेशेंस रखा जाता है, यहाँ प्लानिंग एंड डायरेक्शन होता है, यहाँ पेस एंड डायरेक्शन होता है, यहाँ रिस्क लिया जाता है, यहाँ रिस्क का मैनेजमेंट किया जाता है, जबकि यहाँ रिस्क लिया जाता है, नेतृत्व में लीडरशिप में रिस्क लिया जाता है। यहाँ जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज किया जाता है, जबकि यहाँ पे टैलेंट को और उभरने का, निखारने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जॉन कॉटर की डेफिनेशन है, इन्होंने कहा है कि प्रबंधन महत्वपूर्ण है किंतु नेतृत्व अनिवार्य है। अब ये समझिएगा, मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट बट लीडरशिप इज नेसेसरी। ठीक है, तो मैंडेटरी है लीडरशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये किसने कहा था, कॉटर ने कहा था। अब हम जानते हैं स्टाइल ऑफ लीडरशिप की कौन कौन सी शैलियाँ होती हैं। तो लीडरशिप की जो तरीके, कितने तरीके के हैं, तो टाइप्स ऑफ लीडरशिप भी कह सकते हो। सबसे पहला आता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, निरंकुश। नाम से पता चल रहा है कि ऑटोक्रेट बन जाना है, राजा बन जाना है। शक्तियाँ नेता में केंद्रित होती हैं, सारी की सारी पावर सेंटर्ड हो जाती हैं लीडर के पास। उसके जो कोऑर्डिनेटर हैं, जिनके साथ वो मिलकर, उनके सहयोगी जो हैं, उनको उनसे कोई लेना देना नहीं, किसी की एडवाइस इसको नहीं चाहिए होती, किसी का सजेशन इसको नहीं चाहिए होता है। सोलो परफॉर्मेंस, सोलो का मतलब केवल अपनी बात थोपना है और दूसरे से कोई लेना देनी, इसको केवल रिजल्ट से मतलब है। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब ये नेता है, ये लोग हैं यहाँ पे, और केवल नेता ने जो बोल दिया वो होना है बस। टेल एंड डू सिद्धांत पे, बताया करूँ, मैं बता रहा हूँ करूँ, तो ये सिद्धांत पे ये काम करता है। कभी कभी क्विक डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है, कि कभी कभी समटाइम्स ये जो लीडरशिप होती है कि जल्दी आपको डिसीजन चाहिए, तो आप क्या करते हो कि बस अपने बात, क्योंकि आपको 10 लोगों से पूछना नहीं है तो उसमें टाइम नहीं लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ होता है, यहाँ पे दंड और जो पुरस्कार या ऐसी चीज़ें भी रहती हैं कि बहुत पनिशमेंट पे बहुत ध्यान दिया जाता है, जिसकी वजह से लोगों का जो काम में है वो मन हटने लगता है, थोड़ा सा वो ऑब्वियसली पैनिक सिचुएशन हो जाती है। तो ये इसका ड्रॉबैक है। अब आता है सेकेंड वाला कि लेसेज लीडरशिप, यानी अहस्तक्षेप नेतृत्व। इसमें क्या होता है कि एकदम नेता एकदम रिलैक्स है, उसको मतलब ही नहीं है, आपको जो करना है आप वो करो। नेता अपने कर्मचारियों को उनके निर्णय लेने की अनुमति देता है, आराम से आपको जो डिसीजन लेने हैं लो, मुझसे नहीं लेना देना, मुझे अपने आप। और इसमें एक लाइन बहुत अच्छी लिखी थी जो मैंने इसको शॉर्टकट में लिख दिया, खुद को बिजी रखना। इसमें क्या करता है, इसमें जो लीडर होता है ना, खुद को अपनी फाइल्स वगैरह में, काम में अपने आप को इतना बिजी रखता है कि उनको जो काम, जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं उनसे मतलब नहीं होता है, सदस्यों से खुद दूर ही रहता है। निराशावादी नेतृत्व करता है, खुद को बचाता है। खुद को बचाने का सेंस समझिएगा कि खुद को बचाने का, अगर कोई डिसीजन लेना है तो ये क्या करता है, खुद डिसीजन नहीं लेता है, या तो अथॉरिटी से आया हुआ डिसीजन सीधे पास कर देता है, अपना बीच में फंसने का नहीं, सीधे सीधे ये। ठीक है, वो बीच कि ये नहीं कि मेरा नाम आए, ओवरऑल कुछ भी गड़बड़ हो तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए, वो वाला केस रहता है इसमें। तो ये अगर कोई ऊपर अथॉरिटी से कोई डिसीजन आता है तो सीधे पास ऑन कर देता है, अदरवाइज इसने छोड़ दिया है अपने सदस्यों के ऊपर कि आप डिसीजन ले लो अपने अकॉर्डिंग, मुझसे नहीं लेना देना। अब आता है थर्ड वाली लीडरशिप, ईजी गोइंग लीडरशिप, सुस्त नेतृत्व। इसमें क्या होता है, खुला और असंरचित होता है, मतलब ओपन और अनस्ट्रक्चर्ड एक लीडरशिप होती है। इसमें नेता बहुत फ्रेंडली होता है, बहुत लिबरल होता है, सेंसिटिव होता है, मतलब
फ्रेंडली है कि आसानी से बातों को समझ रहा है, अगर कुछ दिक्कत है तो सदस्यों को समझ रहा है, उनके सजेशन को भी ले रहा है, उनके एडवाइसेस को भी ले रहा है और उनके प्रति संवेदनशील भी है। विद्यार्थी समुदाय की गलती नेता नज़रअंदाज करता है। इसमें ये चीज़ भी अच्छा देखने को मिलता है कि जो स्टूडेंट और कम्युनिटी की जो मिस्टेक्स होती हैं उनको नेता मतलब शिक्षक वो क्या करता है, नज़रअंदाज कर देता है, वो पनिश नहीं करता है, सब कुछ भी नहीं रहता। सदस्यों को खुश रखने पे यहाँ पे जोर दिया जाता है कि सदस्य अच्छे से खुश रहें तभी वो अच्छा रिजल्ट देंगे। यह नेतृत्व सकारात्मक प्रबलीकरण यानी कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट पर आधारित होता है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या क्या आता है, इसमें ये अगर आप जनरली ये चीज़ होती है कि अगर आप अपनी क्लास में सबको खुश रख रहे हो तो देखेंगे कि उसका उस क्लास का रिजल्ट भी बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। असंतोषजनक निष्पादन के बारे में बात पसंद नहीं होती, मतलब कुछ भी ऐसा है कि जो असंतोषजनक परिणाम नहीं मिल रहा है तो उस पर बात ही करना पसंद नहीं करते। सीधे सीधे अच्छी चीज़ें करनी है, अच्छी रिजल्ट पाना है हमको, बस इस पर ध्यान दिया जाता है। एंड द फोर्थ वन इज़ डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होगा कि पूरा बेस्ट बोला गया है। अब बेस्ट तो यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप होती है इसमें सभी सदस्यों का सर्वोत्तम प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, मतलब उनका बेस्ट वो दे सकें, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे समुदाय हो, चाहे वो शिक्षक हो। अगर एज ए लीडर हम ये देखेंगे कि वो अपना बेस्ट दें और उनको पूरे मौके दिए जाए, उनकी क्षमता के अनुसार उनको मौके दिए जाए, उनके कौशल को निखारा जाए, ये पूरी सुविधा प्रदान की जाती है। यहाँ कोई भी चीज़ थोपने वाली नहीं होती, उनके सुझावों को भी लिया जाता है। लोगों के अनुभव, विचारों, प्रतिभा का उपयोग अपने को संपूर्ण करने के लिए कर सकता है। ठीक है, कभी कभी मतलब ये सारी सिचुएशन आ जाती है, ये मतलब आप सोचिए ना, डेमोक्रेटिक सबसे बेस्ट माना गया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि लेथवुड एंड ड्यूक के नेतृत्व के कार्य क्या क्या है। तो लेथवुड और ड्यूक के ड्यूक ने नेतृत्व के कुछ कार्य बताएं, लीडरशिप के कुछ कार्य बताएं, लीडर के कार्य बताएं। किसने बताएं? लेथवुड और ड्यूक ने। क्या क्या है? पहला है निर्देशात्मक कार्य। निर्देशात्मक में क्या होता है कि अपनी शैक्षिक क्षमताओं को सुधारना और एक तरीके से कलीग्स के कार्यों को प्रभावित करना जो स्टूडेंट की उपलब्धि सुधारेगा। मतलब ये एक नेता का कार्य है कि वो निर्देशात्मक कार्य करे, जैसे वो अपनी क्षमताओं को तो सुधारे, साथ में जो अपने साथ में कलीग हैं उनके कार्यों को भी प्रभावित करे, उनमें भी सुधार करे, जिससे स्टूडेंट की उपलब्धि अपने आप होगी। ठीक है, तो ये पहला ये कार्य हो गया। दूसरा हो जाता है रूपांतरात्मक कार्य। रूपांतरात्मक कार्य का मतलब ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क। इसमें स्कूल स्टाफ और अदर की क्षमताओं को बढ़ाना, उनकी कैपेबिलिटीज़ को और इनकरेज करना, बढ़ाना, प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बेहतर दृष्टिकोण बनाना, बेटर पॉइंट ऑफ व्यू बनाना उनका। ठीक है, इस पे ध्यान दिया जाता है। स्वार्थ से अलग देखने में समर्थ बनाना, उनको इस लायक बना दिया जाए जो अपने साथ के लोग हैं, स्कूल स्टाफ है या फिर स्टूडेंट है, कि वो अपने सेल्फ से हटकर, अपने स्वार्थ से, सेल्फिशनेस कम करके कुछ अलग वो देख सकें और कुछ अलग सोसाइटी के लिए भी कर सकें। अब आता है थर्ड कार्य होता है मोरल वर्क, नैतिक कार्य। इसमें सही और गलत की धारणा के प्रति अपने आचरण में से अन्यों को प्रभावित करना, मतलब राइट एंड रॉन्ग में वो डिसीजन कर सके, इस लायक बना देना, ये भी एक नेता का कार्य होता है। फोर्थ है सहभागिता। विद्यालय से संबंध शैक्षिक और समुदाय सदस्यों को शामिल करना, मतलब पार्टिसिपेशन करवाना, कि एक लीडर का ये कार्य है कि जो विद्यालय से संबंधित जितने भी शैक्षिक कार्य हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ विद्यालय की बात कर रहे हैं तो उसी पर्सपेक्टिव में हम लोग यहाँ समझते हैं कि विद्यालय से संबंधित जितने भी शैक्षिक कार्य या समुदाय से संबंधित या कोई मीटिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल VEC मीटिंग हो रही है या MTA मीटिंग हो रही है, मदर टीचर एसोसिएशन मीटिंग है, तो उसमें वो ये उम्मीद की जाती है कि सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन हो और लीडर इसको करवाने में सक्षम हो सके। अब फिफ्थ है आकस्मिक कार्य। क्या होता है? परिस्थिति के अनुकूल अपने व्यवहार का अनुकूलन करना। ये हमने पहले भी पढ़ा था नेता के कार्यों में कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो वो अपने बिहेवियर में, अपनी पर्सनैलिटी में भी थोड़ा सा चेंज करे, अडेप्ट करे, उसके अनुसार अपने आप में चेंज लाए और सिचुएशन को हैंडल करे। तो ये आपके हो जाते हैं एक नेता के कार्य। अब यहाँ से होता है आपका चैप्टर ये खत्म। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जो भी DT+P PRT की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक NVS वगैरह में भी, या NVS KVS, यहाँ से क्वेश्चन लीडरशिप एक टॉपिक ही था, तो ये अच्छे से तैयार कर सकते हैं आप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।